कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। वकील साहब आपको जवाब देंगे। और आज हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या सही प्रकार से व्यक्ति का इलाज हो, ये एक मौलिक अधिकार है सर? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। कोविड-19 के प्रभाव की वजह से जो आम जनता को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा इलाज के संबंध में, अभी लास्ट वीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रतिपादित सिद्धांत के माध्यम से अपने निर्देश जारी किए। उसमें उनका कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, उस 21 में दैहिक स्वतंत्रता का जहां अधिकार है, अभिव्यक्ति का जहां अधिकार है, वहां व्यक्ति को इलाज कराना, यानी कम पैसों में सुविधाजनक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 में ये भी कवर होता है। तो ऐसी स्थिति में पूरे देश में अभी कोविड-19 का प्रभाव रहा, बहुत लोगों को इलाज कराना पड़ा। अपना इलाज में बहुत सारे खर्चों का जो मानक था वो मानक कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो एक स्थिरता नहीं थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रतिपादित सिद्धांत में इन सब चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए ये गाइडलाइंस दी कि जो व्यक्ति इलाज कराना चाहे उसके लिए इलाज का न्यूनतम इलाज का खर्च निर्धारित होना चाहिए, सही इलाज मिलना चाहिए और व्यक्ति को अपने दैहिक स्वतंत्रता के साथ, यानी जीवन की स्वतंत्रता के साथ उसके शरीर को भी स्वस्थ रहना चाहिए। इसके लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपने उपाय कर रही हैं, उसके साथ साथ सरकारी अस्पताल से लेकर के प्राइवेट अस्पताल तक सबको अपने यहाँ एक नियम बनाना चाहिए और उस नियम के अनुसार ही व्यक्ति को कम पैसे में सुगम इलाज मुहैया कराना चाहिए। और इसी बीच हमारे साथ वी स्वरूप मुरादाबाद से जुड़ चुके हैं। दर्शक है, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मेरा प्रश्न यह है। जी हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है स्वरूप जी, आप अपना प्रश्न करिए। हाँ, मेरा प्रश्न यह है कि सर, जो एक हमारी पत्नी थी, उसने 125 का मुकदमा डाला था, वो उसका खारिज हो गया था, उसने शादी कर ली, अब वो तलाक लेना चाहती है, तलाक का 13 का मुकदमा चल गया, क्या तलाक के बाद खर्चा ले सकती है क्या? देखिए, उसका 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जो केस कोर्ट में चला और वो केस खारिज हो गया आपके कथनानुसार, यदि वो केस मेरिट पे यानी गुण दोष के आधार पर निस्तारित हुआ है तो दोबारा उसको केस जो भी वो प्रस्तुत करेगी उसका कोर्ट में पोषणीयता नहीं होगी, यानी दोबारा केस नहीं चल सकता है। आपके और उनके बीच में यदि तलाक की डिक्री होनी है और आपसी सहमति से आप लोग डिक्री करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 13B में प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कोर्ट में परस्यू करना चाहिए। वहाँ पर आपको आपसी सहमति से एक वाद प्रस्तुत करना है और उस वाद में जो तलाक की डिक्री होगी वो आप पर और आपकी पत्नी पर बराबर से प्रभावी होगी। एक बार 125 सीआरपीसी का केस यदि निस्तारित और कोर्ट द्वारा निर्धारित कर दिया गया है सारे साक्ष्यों को अवलोकित करते हुए, तो ऐसी स्थिति में दोबारा मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा आपको और ना ही दोबारा मेंटेनेंस का कोई भी केस चल सकता है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जसविंदर सिंह पंजाब से जुड़ चुके हैं। जसविंदर, अपना प्रश्न करिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार। हमारा प्रश्न ये है कि हमारी फसल का किसी के नुकसान, किसी के द्वारा किए नुकसान का मुआवजे संबंधी हम कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं? देखिए, आपकी जो फसल है उस फसल का नुकसान कैसे हुआ है, अगर वो दैविक आपदाओं की वजह से हुआ है, कहीं कहीं पर तमाम दैविक आपदाएं आ जाती हैं, उसकी वजह से फसल का नुकसान होता है, तो वैसी स्थिति में आपका केस पोषणीय नहीं होगा, यानी मेंटेनेबल नहीं होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा या किसी ऐसी योजना के द्वारा आपका नुकसान हुआ है जो व्यवहारिक है, जो सामाजिक है, तो निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति को पार्टी बनाते हुए अपने मुआवजे का, यानी जो आपकी क्षति हुई है उस क्षति की क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं। वो दावा आप सिविल नेचर के माध्यम से कर सकते हैं, यानी सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसके माध्यम से भी आप दीवानी वाद दाखिल करते हुए दावा अपना कर सकते हैं। और अगर आपका किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई बेनिफिट मिलना था और वो बेनिफिट नहीं मिला, अभी जैसे कि जो कृषि से संबंधित 3 बिल आए हैं, उन तीनों बिल में एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग का भी है।
अगर किसी से आपको नुकसान हुआ और आपका कॉन्टैक्ट था तो उस कॉन्टैक्ट के वायलेशन के अगेंस्ट में आप कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। यानी वो आपको अगर सुविधा प्रदान कर रहा हो और उस सुविधा का प्रदान ना की गई हो उनके द्वारा, तभी आप जा सकते हैं। अन्यथा आपको दीवानी न्यायालय के माध्यम से अपनी क्षतिपूर्ति का दावा करना चाहिए, और आपकी क्षतिपूर्ति का दावा यदि दीवानी न्यायालय के माध्यम से आप करते हैं, सीपीसी के प्रोविजंस के अंतर्गत करते हैं, तो आपको क्षतिपूर्ति मिलने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। वकील साहब, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक विवादों के लिए जो क्या स्पेशल कोर्ट बनाई गई है किसी तरीके की? देखिए, स्पेशल कॉमर्शियल कोर्ट्स बनाई गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून में जो कुछ विसंगतियां थीं उनको दूर करने के लिए, आर्थिक अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, इसको कंट्रोल करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया गया। ये स्पेशल कोर्ट में जितने भी आर्थिक अपराध हैं, चाहे वो आयात और निर्यात से संबंधित हों, चाहे कॉमर्शियल ट्रेड से संबंधित हों, उन सारे विवादों को टोटल 22 इशूज़ को इसमें कवर किया गया है। 2015 में इसमें जो एक्ट आया, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो कोर्टों का गठन हुआ, उन कोर्ट्स में 3 लाख से ऊपर के जो भी विवाद हैं, यानी 3 लाख रुपए से ऊपर के जो विवादक इशू हैं, उन विवादक पर न्यायालय को वाद के विचारणा का पूर्ण अधिकार है। और जो इस न्यायालय को अधिकार हैं वो 2 तरीके से उसको डिफाइन किया गया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के कोर्ट जो होगी वो भी आर्थिक अपराधों के निवारण के लिए होगी, और डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे यानी एडीजे रैंक या एडीजे के समकक्ष दूसरे रैंक के जो अधिकारी होंगे, वहाँ पर भी आर्थिक अपराधों के विचारण के मामले चल सकते हैं। तो स्पेशल कोर्ट्स में 2015 में ये एक्ट आने के बाद स्पेशल कोर्ट्स का गठन हुआ। इसमें 2018 में कुछ अमेंडमेंट्स के साथ में इसको क्रियान्वित किया गया, और ऑलमोस्ट हर जिले में जो आर्थिक अपराध हैं उनके संबंध में विशेष न्यायालय का गठन हुआ। विशेष न्यायालय का गठन होने के बाद जिन लोगों के अब फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो पहले बहुत समय तक लिंगरान होते थे, यानी काफ़ी समय तक विलंबित होते थे, वो अब इस न्यायालय में शीघ्र निस्तारित होंगे, क्योंकि जो एक्ट है उस एक्ट में प्रोविजंस हैं, और जो भी डिस्प्यूट हैं उनके सर्टेन ड्यूरेशन में डिसाइड करने के भी प्रोविजंस हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो गठित हुई है वो आम जनता के हित के लिए, और इस न्यायालय में त्वरित सुनवाई भी हो रही है जी। और इसी बीच हमारे साथ मंसूब फैजाबाद से जुड़ चुके हैं। मंसूब, अपना प्रश्न करिए। मंसूब, अपना प्रश्न करिए। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्पेशल कोर्ट में किस प्रकार के मामले जा सकते हैं, एक बार बता दीजिए। देखिए, जो स्पेशल कोर्ट है कॉमर्शियल कोर्ट, उस कॉमर्शियल कोर्ट में जो मैटर्स हैं उसमें मैंने जैसे पहले बताया, आयात निर्यात से संबंधित जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, वो जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, किसी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में यदि कोई फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व है तो उससे संबंधित। इसके साथ ही साथ ट्रेड से संबंधित कोई भी विवाद है, अगर कोई भी आपके फाइनेंशियल लेन देन में कहीं कोई डिस्प्यूट हुआ और उससे संबंधित कोई विवाद है, तो आप इस तरह के सारे मैटर्स यानी टोटल 22 मैटर्स को कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स के रूप में एक्ट में स्थान दिया गया है। और 22 मैटर्स में नेशनल और इंटरनेशनल जो भी इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स को इसमें कवर किया गया है। और कवर करने के साथ ही न्यायालय जो भी इस तरह के मामलात हैं, उन मामलात को एक निश्चित मियाद के अंदर यानी सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर डिसाइड करे, ये भी एक्ट में प्रोविजंस हैं। तो जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उन फाइनेंशियल मैटर्स को कॉमर्शियल कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है और वहाँ पर शीघ्रतिक निस्तारित कराया जा सकता है। जी, हमारे साथ इसी बीच महाराष्ट्र से सरोज जुड़ चुके हैं। सरोज, अपना प्रश्न करिए। सरोज, अपना प्रश्न करिए। सरोज, सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करिए, उसके बाद प्रश्न करिए। हेलो जी सरोज, अपना प्रश्न करिए। आपकी आवाज आ रही है हम तक? हाँ, क्या करूं?
अपना प्रश्न करिए और सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम कम करिए ताकि हमारी आपकी बात हो सके। अच्छा, हाँ दुकानदार हाँ बोल रही हूँ। सरोज अपना प्रश्न करिए। लगता है संपर्क टूट गया है। हमारे साथ जसप्रीत पंजाब से जुड़ चुके हैं। जसप्रीत अपना प्रश्न करिए। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भ्रष्टाचार निवारण पर क्या कानून है? देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 में पहली बार आया। उसके बाद 1988 में ये एक्ट पुनः संशोधित करके इसको क्रियान्वित किया गया और 2018 में भी इसमें एक विधेयक आया। उस विधेयक के माध्यम से इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। देश के विकास के लिए, आम जनता की सहूलियत के लिए और जो देश के नागरिक हैं उनके सर्वज्ञ विकास के लिए भ्रष्टाचार से निवारण होना बहुत आवश्यक है। भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं, उन जड़ों की गहराई को ही महसूस करते हुए 2011, 2013 और उसके बाद 2017-18 में जो लोकपाल नियुक्ति की बात थी, उसको अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रियान्वित किया और उसके साथ ही लोकपाल की नियुक्ति हुई। बहुत सारे स्टेट में लोकायुक्त की नियुक्ति भी हुई। तो ऐसी स्थिति में लोकपाल और लोकायुक्त की जरूरत क्यों पड़ी? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ये एक ऐसा प्रॉपर लीगल फोरम है जहां पर किसी भी कंप्लेंट को त्वरित निस्तारित किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के जो प्रोविजंस किए, उसके अकॉर्डिंग जो 8 सदस्यीय समिति बनाई गई सेंट्रल में, उसमें न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और उस समिति में जो भी कंप्लेंट दर्ज होगी, जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में मैं आपको आगे भी डिफाइन करूंगा। बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है एक्ट में, बहुत सारे संशोधन किए गए हैं इस विधेयक में। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की जो जड़ें थी वो धीरे धीरे खत्म हुई और अब सामान्य तौर पर लोग इस तरह के कार्य करने से भयभीत भी होते हैं, डरते भी हैं। लोक सेवक को इसमें परिभाषित किया गया है। सेक्शन 2C में जो प्रोविजंस हैं उसमें लोक सेवक कौन है और लोक सेवक ने कोई असम्यक लाभ लिया हो। असम्यक लाभ में जो असम्यक लाभ की परिभाषा है, डिफिनेशन है, वो बहुत ही ब्रॉड है, बड़ी विस्तृत है। वो तो कोई भी असम्यक लाभ लिया हो वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आता है और उसके खिलाफ इसमें दंड के प्रोविजंस भी हैं जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। वकील साहब, कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जो इस कानून की परिधि में आते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के आने के बाद जी, कोई भी लोक सेवक जो सरकार से पैसे प्राप्त करता है, यानी सरकार से उसको तनख्वाह मिलती है और उसके एवज में वो लोक सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, सरकार के दायित्वों का निर्वहन करता है, वो लोक सेवक यदि कोई भी असम्यक लाभ लेता है, वो असम्यक लाभ रुपए के रूप में हो, किसी गिफ्ट के रूप में हो, किसी अन्य चीज़ के रूप में हो, किसी सर्विस के रूप में भी हो, तो वो इस अधिनियम, इस विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। और इसमें जो प्रोविजंस हैं, सेक्शन 7 अगर ये कहता है कि लोक सेवक जो भी होगा वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना चाहिए, यानी वो कोई घूस, कोई सहयोग, कोई भी असम्यक लाभ नहीं ले सकता है। तो इसके साथ साथ जो अमेंडमेंट हुआ उसमें सेक्शन 8 के प्रोविजंस भी हैं कि जो इस तरह के अपराध में संलिप्त होता है, यानी जो देता है वो भी अपराध का उतना ही दोषी जितना लेने वाला है। तो एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सेक्शन 7, 8 दोनों इसलिए आवश्यक और महती हैं कि अगर लेने वाला अपराधी है तो देने वाला भी अपराधी है। और जो सज़ा के प्रोविजंस हैं 3 साल से लेकर 7 साल तक, और जुर्माने के जो प्रोविजंस हैं उनसे लोगों को भ्रष्टाचार को निवारित करने में सहयोग मिलेगा और इस तरह के मामलात की बढ़ोतरी नहीं होगी। और इसी बीच हमारे साथ हरप्रीत पंजाब से जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, अपना प्रश्न करिए। हमारा प्रश्न ये है सर, यदि हमारी फसल के मुआवजे संबंधी केस डीसी की अदालत में चल रहा हो तो डीसी के फैसले के विरुद्ध हम कहां पर अपील कर सकते हैं इसकी?
देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के समक्ष आपका मामला कोई चल रहा था मुआवजे का, और डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने आपके उस पिटीशन को निस्तारित कर दिया। तो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो भी आदेश पारित किया गया है उसके लिए 2 फोरम हैं, उन फोरम पे आप उस आदेश को चैलेंज कर सकते हैं। एक फोरम आपका जुडिशियल फोरम है, डिस्ट्रिक्ट जज जो डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके समक्ष भी उस आदेश का रिवीजन या अपील जो भी लाई करता है अकॉर्डिंग टू एक्ट वो आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर वो प्रशासनिक कोई आदेश है और उस आदेश से आपको ग्रीवांसेस हो, कमिश्नर के समक्ष भी उस आदेश के खिलाफ आप जा सकते हैं। कमिश्नर महोदय के समक्ष जो आयुक्त हैं मंडल के, उनके समक्ष न्यायालय में आप उस आदेश की अपील या रिवीजन जो भी एक्ट अकॉर्डिंग प्रोविजंस हैं उसमें आप प्रस्तुत कर सकते हैं। दोनों फोरम में आपको ये देखना है कि आपका जो आदेश है उसका नेचर क्या है। वो आपने जो कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की थी उसका नेचर क्या है और किस एक्ट के अंतर्गत है। तो आपको जिस एक्ट के अंतर्गत आपने वहाँ पर रिलीफ सीक किया है उस एक्ट के प्रोविजंस के अंतर्गत इन दोनों फोरम में से जो भी फोरम आपका प्रॉपर हो उस फोरम में अपनी आप अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। जसप्रीत जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब जी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसको खत्म करने में और क्या सामान्य नियम होने चाहिए? देखिए, जो भ्रष्टाचार है एक्ट के और विधेयक के आने के बाद इसमें काफ़ी कुछ कमी आई है। इसके बावजूद अभी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझ के पूर्ण करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप से ही प्रारंभ करना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार में ना तो संलिप्त होंगे और ना किसी को संलिप्त होने देंगे। फिर उसके बाद जब अपने मन में यह दृढ़ता आती है तो फिर समाज को सुधारने की बात आती है। तो समाज के लिए भी इस तरह के कार्य करने चाहिए। इसमें और सहूलियत, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सूचना के अधिकार अधिनियम है उसमें और सहूलियत दी जानी चाहिए। लोगों को डॉक्यूमेंट्स, लोगों को सूचनाएं और जल्दी अगर प्राप्त हों तो निश्चित रूप से कार्रवाइयाँ और आसानी से होंगी। लोकायुक्त और लोकपाल के समक्ष जो मामले हैं या सीबीआई के समक्ष या जो आर्थिक अपराध से संबंधित न्यायालय हैं जहां पर इस तरह के मामले हैं, हजारों की संख्या में मामले लंबित हैं, उन मामलों का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण होना चाहिए। अगर मामलों में निस्तारण जल्दी से जल्दी होगा तो निश्चित रूप से जो देने वाला व्यक्ति है और जो लेने वाला व्यक्ति है दोनों के मन में एक भय होगा कि न्यायालय अब इन केसेस को जल्दी से जल्दी निस्तारित कर रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए सूचनाएं लोगों को मिलने का अधिकार है वो बहुत ही सरल हो जाने चाहिए। लोगों को आसानी से उसके रिप्लाई मिलने चाहिए। न्यायालय में जल्दी से जल्दी मामलों को निपटाने के लिए अभियोजन को सहयोग करना चाहिए और जो डिफेंस साइड है उस तरफ से भी सहयोग होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्पेशल एक्ट्स बनाए गए हैं जिनमें लोगों को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करने के अधिकार हैं, डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट्स लेने के अधिकार हैं, उन सबको भी बहुत सरल कर देना चाहिए जिससे कि लोग अपने अधिकारों को समझते हुए और जो इस तरह के कार्य में संलिप्त हों उसको निश्चित रूप से चिन्हांकित करना चाहिए और उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। तो प्रामा फेसाई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी यदि हर सिटीजन समझ ले तो भ्रष्टाचार की स्थिति धीरे धीरे खत्म होते होते और खत्म हो जाएगी। फिर निश्चित रूप से समाज का समग्र विकास होगा। जी बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ अमृत पंजाब से जुड़ चुके हैं। अमृत, अपना प्रश्न करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमारा प्रश्न सर ये है, एसपीडी साहब ने हमने किसी के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च कराई थी। उन्होंने सबूतों की अनदेखी करके, हमारे पास पक्के सबूत थे उसके खिलाफ, उनके सबूतों की अनदेखी करते हुए उन्होंने हमारी जो एफआईआर लॉन्च कराई थी उसको रद्द कर दिया। इसको वो उन्होंने ये हम पूछना चाहते हैं कि उसकी अपील हम लोकपाल में जो रिश्वत लेने का है वहां पर हमें समझा रही रिश्वत लेने की, उसके पक्ष उसमें हम लोकपाल में वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोनों पार्टी, एक पार्टी रिश्वत देने वाली, एक पार्टी रिश्वत लेने वाली। देखिए, कोई भी इस तरह का मामला जिसमें भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टया प्रदर्शित होता हो, यानी फर्स्ट साइड में लगता हो कि करप्शन हुआ है और वो करप्शन किसी भी लोक सेवक द्वारा या किसी राजनेता द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया हो,
तो निश्चित रूप से उसकी शिकायत आप लोकायुक्त महोदय के समक्ष कर सकते हैं और उसके कार्रवाई को आप आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपके तरफ से जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड कराई गई थी, यानी आपने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, उस एफआईआर को यदि एक्सपंज कर दिया गया है या उसमें एफआर लगा दी गई है, तो दोनों स्थितियों में आप न्यायालय के समक्ष उस जांच को आप चैलेंज कर सकते हैं। न्यायालय के समक्ष यदि अंतिम आख्या आई है तो उसमें भी जो कंप्लेनेंट है, जो वादी है, उसको सबसे पहले न्यायालय सम्मन भेजेगी। वो आकर न्यायालय के समक्ष अगर कह देंगे मुझे इस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, तभी अंतिम आख्या को कोर्ट स्वीकार कर सकती है, यानी फाइनल रिपोर्ट को कोर्ट स्वीकार कर सकती है। और यदि वहाँ पर कंप्लेनेंट ने अपना प्रोटेस्ट फाइल कर दिया, यानी आपत्ति यदि कोई दाखिल कर दी, तो निश्चित रूप से आपत्ति दाखिल हो जाने पर कोर्ट उस आपत्ति को कंसीडर करेगी और हो सकता है पुनः जांच का आदेश कर दे। तो आपको न्यायालय के समक्ष उस प्रक्रिया में भी जाना चाहिए और ये कंप्लेंट भी आप दर्ज करा सकते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। नवनीत सहगल जी, क्या कुछ कहना चाहिए? 11,26,000 इकाइयों को बैंकों द्वारा लगभग 31,864 करोड़ रुपए के ऋण इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में वितरण किए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम से कम 20 लाख इकाइयों को 76,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि प्रदेश में न केवल आर्थिक गतिविधियां तेज हों बल्कि रोजगार के और अवसर पैदा हों। प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद की एक कार्य योजना बनाई जा रही है। सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार, सरकारी योजनाओं से तथा बैंकों से समन्वय करके कौशल प्रशिक्षण द्वारा स्वरोजगार तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट निर्माण कार्य में जो रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, इन सबको एक योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। केवल एमएसएमई इकाइयों से अब तक लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं और ये लक्ष्य 50 लाख का है, जिसे कि मार्च तक पूरा किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में लगभग 4 साल पूरे होने पर सरकार का 4 लाख सरकारी नौकरियां, नई नौकरियां देने का लक्ष्य है, जिसे कि लगभग पूरा किया जा रहा है। और विभिन्न आयोगों, परिषदों, विभागों सबको निर्देशित किया गया है कि वो अपने रिक्त पदों के हिसाब से नियमानुसार पारदर्शी तरीके से अपनी भर्ती की प्रक्रिया कराएं, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएं। मिशन शक्ति के अंतर्गत अभी और मिशन रोजगार दोनों के अंतर्गत अभी 2 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 97,000 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को 426 करोड़ रुपए की धनराशि अंतरित की गई थी। और इस 426 करोड़ रुपए की धनराशि से ये महिला समूह जो हैं उद्योग लगाएंगे, छोटे कार्य करेंगे, जिससे कि उनकी भी आर्थिक उन्नति होगी और रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के लाभ के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मैं एक बार पहले आपको मैंने बताया था कि पिछले 3 वर्ष में लगभग 180 मीट्रिक टन धान और लगभग 170 मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदा जा चुका है। दोनों को मिला के लगभग 60,000 करोड़ रुपए की फसलें पिछले 3.5 वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से खरीदी गई हैं। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हालत में दिलाया जाए। वर्तमान परिस्थितियों में भी धान की क्रय तेजी से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसे स्वयं अनुश्रवण कर रहे हैं तथा धान क्रय में आने वाले समस्याओं के लिए, और अगर उसमें कोई निकम्मापन है, लापरवाही है, तो कर्मचारियों को दंडित भी किया जा रहा है। कल पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाकर सभी जनपदों में धान क्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कराया गया था। उस आकस्मिक निरीक्षण के आधार पर भी धान क्रय केंद्र के जो कर्मचारी हैं, जहां जहां लापरवाही बरत रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और इस प्रक्रिया को और सरल बनाया जा रहा है।
इसी का एक परिणाम है कि कल तक लगभग 403 लाख क्विंटल धान खरीदा जा चुका था, जो कि पिछले साल इसी समय के अंतर्गत खरीदे गए धान से लगभग 1.5 गुना है। और इस हेतु लगभग 7,536 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को कराया जा रहा है। इसके अलावा मक्का की खरीद का कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और 6,13,000 क्विंटल मक्का भी खरीदा जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार, जैसा मैंने बताया, किसानों के लाभार्थ कार्य करने के लिए कृत संकल्प है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी कुमारगंज में, फैजाबाद में किसान सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं तथा अयोध्या में जो स्थानीय विकास की परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी मऊ जनपद में इसी प्रकार किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, कृषि प्रदर्शनी को देखेंगे तथा वहाँ स्थानीय विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण उद्घाटन भी करेंगे। धन्यवाद। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1,247 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 1,559 है। इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 95.57% चल रहा है। जो लोग अब तक संक्रमित होने के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, स्वस्थ होने पर, संक्रमण विहीन होने पर, उनकी संख्या बढ़कर के अब 5,49,190 हो गई है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 17,245 है, जिनमें से 7,496 होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 1,775 संक्रमित व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के जो एक्टिव इन्फेक्शन केसेस हैं इस समय, वो सभी राज्य सरकार की निःशुल्क L1, L2, L3 चिकित्सालयों में भर्ती होकर अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 8,196 लोगों की मृत्यु हुई है। ई-संजीवनी पोर्टल का हमारे प्रदेशवासी निरंतर उपयोग कर रहे हैं और कल घर बैठे 4,469 लोगों ने चिकित्सकों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ई-संजीवनी पोर्टल का उपयोग करते हुए परामर्श प्राप्त किया और अब तक कुल 2,94,778 व्यक्ति इस संक्रमण काल में, जो पैंडेमिक का समय रहा है, उसमें ई-संजीवनी पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टरों की राय प्राप्त कर चुके हैं। और ये बहुत ही समझदारी का कार्य है। हमें जब तक बहुत आवश्यक नहीं हो, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और विशेष करके जिन व्यक्तियों में जटिलताएं आती हैं, उन्हें तो बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए कि जब तक अत्यावश्यक न हो वो घर से बाहर न निकलें। इनमें हमारे बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं, इसमें हमारी गर्भवती महिलाएं आती हैं, इनमें जो लोग पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं वो लोग भी आते हैं, और जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो आते हैं। तो ऐसे लोगों को जब तक बहुत आवश्यक नहीं है, कहीं जाना अत्यावश्यक नहीं है, घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें घर में ही रहना चाहिए। और जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है या धार्मिक कार्यक्रम है, उन्हें घर से ही देखिए। आजकल टेलीविज़न पर दिखाई पड़ता है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप प्रतिभाग कर सकते हैं। उन जगहों में जहां पर भीड़ भाड़ है वहां पर बिल्कुल भी न जाइए। संक्रमण कम जरूर हुआ है, संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है और अभी संक्रमण कुछ समय तक चलता ही रहेगा जब तक कि वैक्सीन नहीं आती है। क्योंकि हमने देखा कि मार्च में यह प्रारंभ हुआ था और मार्च से हम दिसंबर में आ गए। 9 महीने से अधिक समय से संक्रमण निरंतर चल रहा है। तो जब वैक्सीन आएगी या इसकी कोई एक निश्चित दवा आएगी,
जिससे कि दावे के साथ ये कहा जा सके कि जो व्यक्ति संक्रमित हुआ है वो स्वस्थ हो जाएगा। तब तक अपना बचाव करना ही सबसे समझदारी का कार्य है और सबसे अच्छा इलाज भी बचाव ही है आज की तारीख में। इसलिए बिल्कुल भी जब तक अत्यावश्यक न हो कहीं आप ऐसी जगहों में न जाएं जहां की कोई भीड़ भाड़ हो। हालांकि दिसंबर के महीने में जो संक्रमण की दर रही है, जो पॉजिटिविटी रेट है, वो शुरू के 20 दिनों में इस महीने के 1.1% चल रही है, जो हम अगस्त और सितंबर में देखते थे लगभग 5% के आसपास, उससे बहुत कम है। लेकिन संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, संक्रमण अभी भी जारी है और इसलिए अपना बचाव करना और सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। सर्विलांस का कार्य हम लगातार कर रहे हैं। हमारी टीमें जहां भी संक्रमण आ रहा है वहां जा रही हैं और आजकल जो हम एक्टिव केस फाइंडिंग करते हैं और सर्विलांस करते हैं, उसको हम लोगों ने उसका आधार बहुत ही वैज्ञानिक कर दिया है। अब हम जो भी केसेस नए आते हैं उनको हर जिला अपने ज़िले के नक्शे के ऊपर उसको मैप करता है और मैप करके ये हम पता लगाते हैं कि कौन से इलाके हैं ज़िले में जहां से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और उन इलाकों में हमारी सर्विलेंस की टीमें अधिक से अधिक कार्य करती हैं और यही वजह है कि संक्रमण को नियंत्रित रखा जा सक रहा है। अब तक 1,75,998 इलाकों में 4,91,075 टीम दिवस के द्वारा 3,06,04,960 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है। ये बहुत ही बड़ी संख्या है जिसमें कि हमारी टीमें गई हैं और उन्होंने जाकर के लक्षणात्मक व्यक्तियों की पहचान की है और इन 3,06,00,000 से ज़्यादा घरों में 14,91,02,894 लोग रहते हैं और इनका सर्विलांस किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात जो अभी स्वास्थ्य विभाग में हुई है, जिसकी आपको जानकारी है, पहले स्वास्थ्य विभाग में स्पेशलिस्ट के यानी जो विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं उनके भर्ती किए जाने का कोई उनकी नियमावली नहीं थी। उसकी नियमावली माननीय मंत्रिपरिषद से अनुमोदित होने के पश्चात अब जारी कर दी गई है। अब स्वास्थ्य विभाग में जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनको सीधे ही उनकी भर्ती आयोग के माध्यम से की जा सकेगी और इसमें भी एक विशेष व्यवस्था ये की गई है कि जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं जो MD-MS करते हैं वो एक स्तर ऊपर आ सकेंगे, अर्थात MBBS के डॉक्टर्स L1 पर आते हैं, पहले स्तर पर आते हैं। इन्हें जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो सीधे ही दूसरे स्तर पर आएंगे, अर्थात एक प्रमोशन के साथ ही वो सीधा ही आएंगे, L2 के लेवल पर उनको सीधे भर्ती किया जाएगा। और जो लोग सुपर स्पेशलिस्ट होंगे, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट होंगे उनको हम L2 के स्तर पर लेंगे और उसके साथ साथ उनको हम 3 एडवांस इंक्रीमेंट भी देंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया इस सरकार के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये संशोधन हुआ है और इससे उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक की संख्या बढ़ेगी और जनता को हम और अच्छा इलाज और अच्छी सुविधाएं हम उपलब्ध करा सकेंगे। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, कोई दवा इसकी निश्चित नहीं आई है कोविड की, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन जी को सुना आपने। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। घर के बाहर यदि निकलना है तो मास्क लगाकर ही निकले, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले और बुजुर्गों से भी घर में 2 गज की दूरी बनाकर रखें। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम वकील आपका में। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, वकील साहब आपको जवाब देंगे। और सर, जिस तरीके से दो पक्षी मामलों में इंटरप्लीडर सूट क्या होता है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, दीवानी के जो मामले हैं उसमें कुछ केसेस में ऐसा देखने में आता है कि जो टाइटल है यानी स्वामित्व है, उस स्वामित्व को कई लोग अपना बताते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक प्रॉपर्टी जिसको अनडिवाइडेड शेयर के रूप में ए पर्सन द्वारा परचेज किया गया और वो अनडिवाइडेड लैंड का अपने आप को स्वामी बताने लगे। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी शजरे में आई, यानी जो पैतृक शजरा था उसमें प्रॉपर्टी आई, उसमें भी कई बच्चों का और दो पत्नियों का आपस में विवाह, तो सबने अपना अपना राइट क्लेम किया। साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को परचेज किया उसने बैंक में उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया, मॉर्गेज करके उसने बैंक से पैसा ले लिया। फिर कई अन्य बैंकों का भी उसके ऊपर लायबिलिटी आने पर उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ, सीबीआई और ईडी की तरफ से प्रोसीडिंग्स हुई और अल्टीमेटली उस प्रॉपर्टी को ईडी ने भी अपने जो लीगल प्रोसीडिंग्स की उसमें अटैच कर लिया। तो ऐसी स्थिति में उस प्रॉपर्टी के जो क्लेमेंट हुए वो बैंक भी हुई, वो ईडी भी हुई, जिसने बैनामा कराया वो भी हुए और जो पहले अपने आप को पेरेंटियल मालिक कह रहे हैं, जिनके वजह टाइटल का डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहा है, वो भी हुए। अब जो वहाँ पर किराए पर है, जो किराएदारी के रूप में वहाँ पर काबिज है, वो उस जगह को अगर रिलीज़ करना चाहता है कि भाई हम इस जगह को छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको ऑर्डर 35 रूल 123 के अंतर्गत ये सूट फाइल करने का अधिकार है। वो मुकदमा कायम करते, मुकदमा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके इस बात की प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी डिफेंडेंट्स हैं इनके बीच में जो टाइटल का आपस में निर्धारण होना है, उसके निर्धारण होने तक एक कोई स्पेशल ऑर्डर करते हुए किसी की सुपुर्दगी में इस जगह को दिला दिया जाए और मैं यहाँ पर जो मेरा स्ट्रक्चर है या जो भी मेरा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है उसको मैं विड्रॉ करता हूँ और मेरी किराएदारी को आज की डेट से समाप्त माना जाए। ये स्पेशल केस है जो न्यायालय के समक्ष फाइल करने के बाद न्यायालय से रिलीफ प्राप्त किया सकता है। सीपीसी में जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग इस तरह के केस सामान्य तौर पर नहीं होते हैं, लेकिन जब स्पेशल केस ऐसे आते हैं तो उनको इस प्रोविज़न के अंतर्गत न्यायालय के समक्ष ले जाया सकता है और इसमें जो कब्जे में है, जो किराएदार है, उसको
कोर्ट द्वारा रिलीफ मिल सकता है। जी, और इसी बीच हमारे साथ जगदेव एमपी से जुड़ चुके हैं। जगदेव, अपना प्रश्न करिए। हेलो जी जगदेव, अपना प्रश्न करिए। हेलो जगदेव जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करिए और प्रश्न करिए। आओ हाँ, कम कर दिया जी, अपना प्रश्न करिए। हाँ, बंद कर दिया। अपना प्रश्न करिए जगदेव जी। अपना जो प्रश्न है, हमारे लड़का की शादी भई थी 2017 में जी। उनके पापा ने झूठ बोल के जन्म पत्री बनवा के 18 साल के ब्याह कर दो, जबकि बाकी उम्र 17 साल है डॉक्यूमेंट में। जी, तो आप क्या चाहते हैं? वो लड़की शादी में ही आई और वो उसके प्रेमी के संबंध है थी लड़का से, वो किसी के संग भाग गई। तो जगदेव जी, अब आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है? क्या कानूनी प्रक्रिया हो, क्या चाहते हैं आप? अब तलाक का दावा चल रहा है, तलाक नहीं हो रहा, 3 साल हो गए। देखिए, आपका सेक्शन 13 में डाइवोर्स पिटीशन न्यायालय में लंबित है। आप न्यायालय के समक्ष एक एप्लीकेशन देके केस को जल्दी से जल्दी ख़त्म कराने के लिए अनुरोध करिए। न्यायालय आपके केस में आपके अगर एविडेंस की स्टेज है तो एविडेंसेस आपके लेंगे, डिफेंडेंट्स के जो भी एविडेंसेस लेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। जो प्रोसीडिंग है सेक्शन 13 के केस को डिसाइड करने की, उस प्रोसीडिंग को न्यायालय कंप्लीट करेंगे। आप न्यायालय के समक्ष इस बात का अनुरोध कर सकते हैं कि आपके इस केस को कम समय में न्यायालय निस्तारित कर दे, तो न्यायालय आपकी उस एप्लीकेशन पर जो भी विधिसंगत आदेश है वो कर सकते हैं। इसके बावजूद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका केस अभी 3 साल से चल रहा, आगे और चल सकता है, न्यायालय में आपके अकॉर्डिंग अभी जल्दी ट्रायल नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत करते हुए उस केस के जल्दी निस्तारण का जो मियाद है उसको निश्चित करा सकते हैं, यानी ड्यूरेशन फिक्सेशन करा सकते हैं। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में आप याचिका प्रस्तुत करिए कि ये फैक्ट्स हैं और इन फैक्ट्स के आधार पर इतने साल से मुकदमा चल रहा है, इस मुकदमे को शीघ्र निस्तारण करने के लिए डायरेक्शंस दिए जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट आपको रिलीफ देते हुए उस केस को 6 महीने में, साल भर में निस्तारित करने के डायरेक्टिव्स दे सकती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिलीफ देते हुए केस के विचारण की मियाद को निश्चित किया है। जी जगदेव जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ वेद प्रकाश राजस्थान से जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, अपना प्रश्न करिए। वेद प्रकाश जी, अपना प्रश्न करिए। लगता है संपर्क टूट गया। आप हमें फिर से संपर्क कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, जिस तरीके से एक पक्षीय निर्णय को किस प्रकार से ठीक कराया जा सकता है? देखिए, दीवानी प्रक्रिया संहिता में जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यदि कोई एक पक्षीय डिक्री, एक पक्षीय निर्णय हो गया है और उस निर्णय की जानकारी प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट को हुई है, तो उस आदेश को उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन देते हुए अपना रिलीफ सीख किया सकता है, यानी एक पक्षीय डिक्री को रिकॉल करने का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। ऑर्डर 9 रूल 13 में जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो भी प्रभावित प्रतिवादी है वो न्यायालय के समक्ष उस डिक्री और आदेश को रिकॉल की एप्लीकेशन विद इन अ लिमिट, यानी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए दे सकते हैं। और यदि लिमिटेशन के बाहर भी चले गए हैं तो जो सेक्शन 5 लिमिटेशन के प्रोविजन से उसका बेनिफिट लेते हुए फिर भी वो रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन को न्यायालय के समक्ष दे सकते हैं। यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस में 2 तरीके से कार्रवाई होती है। सुगमता से समझने के लिए एक पक्षीय प्रोसीडिंग यानी एक्स पार्टी प्रोसीड करना, एक्स पार्टी जजमेंट करना, दोनों में अंतर है। न्यायालय में वादी और प्रतिवादी दोनों में से कोई एक व्यक्ति अगर न्यायालय में नहीं गया और न्यायालय ने काफ़ी समय देने के बाद भी उपस्थिति वादी या प्रतिवादी की दर्ज नहीं हुई, तो न्यायालय निश्चित रूप से एक पक्षी कार्रवाई को अग्रसारित कर सकते हैं, यानी प्रोसीड कर सकते हैं। और उसको रिकॉल करने के जो प्रोविजंस हैं वो भी हैं। ऑर्डर 9 रूल 4 में, 7 में वादी प्रतिवादी के लिए अलग अलग राइट्स दिए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग वो भी उस प्रोसीडिंग को सेट असाइड करने के लिए प्रेयर कर सकते हैं।
लेकिन एक्सपायर्टी अगर डिक्री हो गई है तो उसको रिकॉल कराने के जो प्रोविजंस हैं ऑर्डर 9 रूल 13 में, उनको फॉलो अप करना पड़ेगा जी। और इसी बीच हमारे साथ विनोद लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विनोद, अपना प्रश्न करिए। हेलो जी विनोद, अपना प्रश्न करिए। हाँ मैडम, मेरा एक प्रश्न ये है कि एक सपोज के लिए एक प्रॉपर्टी हमने एक परचेज करी थी, तो उस प्रॉपर्टी में पहले जो लोग रहते थे तो उन्होंने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है या किसी मतलब कभी उन्होंने एक बोले तो BSNL वालों का एक कोई PCO टाइप का उन्होंने लिया हुआ था, तो उसकी कुछ बकाया है, तो वो बकाया उन लोगों के नाम से है, लेकिन अब वो लोग तो चले गए, मतलब प्रॉपर्टी हमने परचेज कर ली तो उनके नाम से अभी तक वो लेटर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, जो भी देय हैं, यानी PCO लगाया था उसके जो देय हैं या अन्य कोई भी देय जो व्यक्तिगत तौर पर पिछले स्वामी से रिकवर किए जाने चाहिए, तो उनसे उस डिपार्टमेंट को रिकवरी करने के अधिकार हैं। आपकी ज़मीन से संबंधित अगर कोई देनदारी है, यानी जिस प्रॉपर्टी को आपने परचेज किया है, जिसके लिए आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट को ध्यान में रखते हुए कंसिडरेशन अमाउंट दे करके रजिस्ट्री कराई है, तो उस ज़मीन संबंधित अगर कोई देय हैं तो उन देय की जिम्मेदारी फिर ज़मीन जिसके पास है उसके ऊपर आ जाती है। यदि ज़मीन से संबंधित कोई भी देनदारी नहीं है और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी है, तो वो उस व्यक्ति से रिकवर करने के उस डिपार्टमेंट के अपने राइट हैं। आप जो भी सूचनाएं आपके यहाँ आती हैं भुगतान के संबंध में, आप उसका एक लीगल रिप्लाई बनाते हुए डिपार्टमेंट को प्रेषित कर दीजिए। उस लीगल रिप्लाई में आप सारे फैक्ट को लिखते हुए कहिए कि जो पूर्व मालिक थे भूमि के, भवन के, उनके द्वारा जो भी आपसे लोन लिया गया है, पर्सनल लोन या आपसे जो भी सहयोग लिया गया है PCO के रूप में या किसी अन्य रूप में, उसकी भुगतान की जिम्मेदारी उनकी है और उनके कहाँ पर वो रहते हैं इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। साथ ही साथ अपने बैनामे का भी आपको पूर्ण विवरण देना चाहिए और उस बैनामे के बाद यदि आपने म्यूटेशन कराया है अपना, तो उसका भी आपको पूर्ण विवरण देना चाहिए। उसको देने के साथ ही आप जो नोटिस आपके पते पर आ रही वर्तमान में, वो नोटिस ना आए इसके लिए उनको अनुरोध करना चाहिए। और अगर आपके प्रॉपर्टी संबंधित कोई विवाद है तो फिर आपको उस भुगतान को करने की जिम्मेदारी को आगे फेस करना पड़ेगा। आप न्यायालय के समक्ष जाइए और पूर्व जो स्वामी थे उनके खिलाफ आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि हर बैनामे में ये लिखा जाता है कि ये जो भूमि भवन है ये समस्त भार दायित्व से मुक्त है, यानी इस पर कोई भी लायबिलिटी नहीं है, ये कहीं भी प्लस नहीं है, इस पर किसी तरह की कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट लायबिलिटी नहीं है। ये फैक्ट हर बैनामे में लिखे जाते हैं। बैनामे का जो सेट फॉर्मेट होता है उसमें लिखा होता है, तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पूर्व मालिक से भी अपने उस इशू को रिकवर करने के लिए क्लेम कर सकते हैं और रिलीफ न्यायालय के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जी विनोद, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आशा मथुरा से जुड़ चुकी हैं। आशा, अपना प्रश्न करिए। जी आशा जी, अपना प्रश्न करिए। हाँ, मेरे पास बेटा एक है ना जी, और हाँ, और मेरा अपने पति से डिवोर्स हो गया है। मैं चाहती हूँ उसमें से कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है बेटे को। देखिए, आपके हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है या उनकी पुश्तैनी कोई संपत्ति है, तो आपके पुत्र द्वारा जो भी क्लेम किया जाएगा वो क्लेम न्यायालय के समक्ष इस्टेब्लिश हो सकता है। आपके पुत्र को अपना राइट इस्टेब्लिश करने के लिए दीवानी का वाद प्रस्तुत करना चाहिए और अपने पिता और पिता को जो पूर्व में संपत्ति प्राप्त हुई है उसमें अपने अधिकारों को, जो वांछित अधिकार हैं, जो वो चाहता है कि हमें इस प्रॉपर्टी में इतना शेयर मिले, उसको डिक्लेरेशन सूट के माध्यम से, मैंडेटरी इंजंक्शन सूट के माध्यम से न्यायालय से क्लेम करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। आपके बेटे को लीगल राइट है कि वो अपने पिता की पुश्तैनी संपत्ति पर अपना अधिकार प्रदर्शित करते हुए न्यायालय से उस संपत्ति को प्राप्त कर सके। आशा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। धर्मी जी, जिस तरीके से फेक मुकदमे होते हैं, जैसे हमारे पास दर्शकों के भी कॉल आए, उनका ये कहना था कि कहीं पर एक्सीडेंट हुआ लेकिन जो गाड़ी का नंबर है वो उनका बता के फिर उनके पास कॉल आने शुरू हो जाते हैं कि हम आप पर धाराओं में मुकदमा दर्ज करें। इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जो
आपका प्रश्न है बहुत ही अच्छा है और सामान्य लोगों की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। इस तरह के मामले बहुतायत में देखे जाते हैं। किसी भी व्हीकल से कोई भी एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज होती है, उस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में गाड़ी नंबर लिखा जाता है। गाड़ी नंबर लिखने के साथ ही आजकल तो ऑनलाइन सारे रजिस्ट्रेशन को कोई भी देख सकता है वेबसाइट के माध्यम से। तो गाड़ी नंबर के आधार पे ही जो गाड़ी का स्वामी है उसका विवरण भी जानकारी में आ जाता है। तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है यानी जिसको उपहति हुई है, वो यदि कोई क्लेम करता है न्यायालय में तो उस गाड़ी के मालिक को, और गाड़ी का इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बना सकते हैं। सामान्य तौर पर इस तरह के जो प्रतिकर वाद है वो न्यायालय के समक्ष लंबित होते हैं और वो आगे विचारित होकर के उसमें निर्णय आते हैं। लेकिन इसके दूसरा पक्ष भी एक है कि एक इस तरह का सिंडिकेट बना के कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि जो व्हीकल घटना स्थल पर थी ही नहीं, उस व्हीकल का नंबर भी लोग एफआईआर कराते समय उसमें लिख देते हैं। सामान्य तौर पर उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो व्हीकल एक्सीडेंट करके चली गई, उस गाड़ी के जाने के बाद उसका नंबर वहाँ किसी ने नहीं देखा या कहीं उसको ट्रेस नहीं कर पाए, तो फिर जो एफआईआर कराने वाला व्यक्ति है उसको लोग सलाह देते हैं या खुद ही सोच लेता है भैया किसी का भी नंबर डाल दो, वो व्यक्ति आएगा, उसका इंश्योरेंस होगा तो मुझे क्लेम मिल जाएगा। बेसिकली ये जो भी इस तरह के कृत्य हैं वो इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए होते हैं। अब जिस गाड़ी को गलत तरीके से किसी एफआईआर में आरोपित कर दिया गया है, गाड़ी मालिक को कर दिया गया है या उनके खिलाफ प्रतिकारवाद दाखिल किया गया है, तो निश्चित रूप से उनको उस दिन की अपनी गाड़ी की लोकेशन को प्रमाणित करना चाहिए साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय के समक्ष कि मेरी व्हीकल उस दिन घटना स्थल के समय वहाँ थी ही नहीं, जहाँ थी उसके बारे में प्रमाण देना चाहिए, या अन्य कोई साक्ष्य हो या कोई गवाह हो जो इस बात की पुष्टि कर सके कि नहीं गाड़ी उस दिन घटना स्थल पर नहीं थी, या घटना स्थल के कोई गवाह हों। तो निश्चित रूप से इस तरह के अगर एक्ट किए जाएंगे तो इस तरह के असत्य मुकदमों से वो जो निर्दोष गाड़ी मालिक हैं, गाड़ी के चालक हैं, वो बच सकते हैं। जी धर्मेंद्र जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी को आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल वकील आपका में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।